हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अनबॉक्सिंग लिस्टिंग में आपका बिल्कुल स्वागत करता हूं। फिर से एक बार आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे जिस तरह से सपोर्ट किया है और आपको जो मैं कंटेंट देता हूं उसको आप बहुत अच्छे से समझते हैं, करते हैं और अपने रिप्लाईज देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज जैसा कि आप डिस्प्ले पर देख पा रहे हैं, आज मैं आपके सामने लेके आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट, एसएससी जीडी, जो कि काफी अवेटेड एग्जाम्स था, जिसकी वैकेंसी आई थी, लोगों ने फॉर्म भरा था और अब हाल ही में अभी हमें पता चला है कि इसकी जो एग्जाम्स होंगे वो नवंबर में होने वाली है। टेंटेटिव डेट 17 नवंबर की बताई गई है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। मैं रीजनिंग में आपको पूरी तरह से मदद करने आ रहा हूं। आज के सेशन में मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं दोस्तों एक्सपेक्टेड पेपर, कि कैसा पेपर हो सकता है इस बार का आपका एसएससी जीडी जो कांस्टेबल का है, क्योंकि मैंने पिछले साल के पेपर से काफी हद तक कंपेयर करने की कोशिश की है। पिछले साल का जो पेपर का लेवल था, उसके सारे शिफ्ट के पेपर मैंने वॉच आउट किए, उनको एनालाइज किया और फिर मैंने एक एक्सपेक्टेड पेपर आपके लिए बनाया कि इस बार का जो पेपर है वो क्या हो सकता है। तो मेरे साथ इस सेशन में पूरे अंत तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊं, पहले वीडियो को पॉज करिएगा, उसके बाद आप इसको बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और चलने से पहले एक बार फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आप अगर इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज एक छोटी सी कोशिश है, वीडियो को लाइक करिएगा, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अनबॉक्सिंग रीजनिंग को, और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारी इस कहानी में। और अगर इस पूरे सेशन में आपको मजा आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कुछ अपने सजेशंस या कुछ अपने बातों को कहना चाहें तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं बिल्कुल वेट करूंगा। चलिए बढ़ते हैं इस कहानी। मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूं, तो बिल्कुल तैयार रहिए और पेन पेपर लेके रेडी रखिएगा और एक्सपेक्ट करिएगा कि आपको पता होगा कि अकॉर्डिंग टू सिनेरियो इस बार का जो पेपर है वो 25 मार्क्स का होगा। ठीक है, आउट ऑफ 25 जो हमारा रीजनिंग का सेक्शन होगा। तो मेरा जो टारगेट है वो आपका कुल मिला जुला के रीजनिंग पे होने वाला है। ठीक है, रीजनिंग पे टारगेट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या हम इसमें पूरे क्वेश्चंस कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से रहा, ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए और इसका आंसर क्या हो सकता है आप जरूर इसको पढ़ने की कोशिश करिए। देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं बताऊं या इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि एक वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्ड में से आपके सामने कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। काफी कॉमन क्वेश्चन है ये, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, आपके सामने क्वेश्चन देने के बाद एग्जामिनर ने बोला है कि इनमें से कौन सा ऐसा शब्द है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में कौन सा ऐसा वर्ड है जो दिए गए पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से नहीं बनाया जा सकता है, इनके लेटर से मिलकर नहीं बनाया जा सकता। तो आप ध्यान दें, अगर मैं फर्स्ट की बात करूं स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का सारा जो लेटर है वो आपके कहां दिखाई दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन दिखाई दे रहा है। देखो जैसे एस टी आर ए आई और एन, सारे के सारे लेटर्स यहां मिल गए, तो स्ट्रेन तो नहीं होगा। ठीक है, ट्रेडिशन आप देखो, टी है, आर है, ए है, ठीक है, डी है, उसके बाद आई है, फिर उसके बाद टी आई ओ एन, ये भी मिल गया, ये नहीं हो सकता। आर ए टी आई ओ एन लास्ट में ही आपको दिखाई दे रहा है, ये भी नहीं बन सकता। इसका मतलब सिचुएशन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे एस आई टी यू ए, ठीक है, तो आप पूरी कहानी के अंदर यू आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो, तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के अंदर यू आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लास्ट ऑप्शन, सिचुएशन इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, आप इसको आसानी से कर पाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर आ चुका है। यहां पर एक तरह से एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, ठीक है, जिसमें एक का रिलेशन दूसरे से पूछा गया है, बताया गया है, और उसके बाद दूसरे से तीसरे को रिलेट करना है। जैसे अगर वॉलेट का रिलेशन मनी से है, तो आपका इन्वेलप का रिलेशन किससे है? तो जरा इसको अगर आपस में रिलेट करें हम, तो कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे गम मतलब गोंद की बात की जा रही है, तो वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता इन्वेलप का। ठीक है, सूटकेस कोई रिलेवेंट नहीं दिख रहा इसमें। अब लिफाफा पोस्ट ऑफिस और लिफाफा लेटर, ये कहीं ना कहीं आपको काफी मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। अब इनको रिलेट कैसे करोगे? तो जो मनी है वो वॉलेट के अंदर आता है, मनी वॉलेट के अंदर आता है, तो उसी तरह से लेटर होगा भाई, पोस्ट ऑफिस जो है वो इन्वेलप के अंदर तो आएगा नहीं, तो इसका मतलब जो है लेटर किसके अंदर आ जाएगा? आपका एनवलप के अंदर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप लगा देंगे, क्या? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बहुत सिंपल रहता है,
बस गलतियां आपको नहीं करनी होती, क्योंकि जो गलती आप करते हो वो बहुत भारी पड़ जाती है इसमें। आप देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा अच्छा है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा बोला गया कि अगर फर्स्ट का रिलेशन सेकंड से है तो उसी तरह से थर्ड का रिलेशन फोर्थ से कैसे होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में जो रिलेशन है वही आपका थर्ड और फोर्थ में होने वाला है बेटा, है ना। तो अब देखो 6 का रिलेशन हम 252 को कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो आप नोटिस करो कि 6 जो है वो कहीं ना कहीं 252 के क्यूब के आसपास आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको पता हो अगर तो 6 का क्यूब मैं यहां लिख दे रहा हूं, 6 का क्यूब कितना होता है 216 216। अब 216 से 252 यहाँ पे लाना है हमको, 252 लाना है। तो 252 से अगर हम 216 को माइनस करेंगे तो हमको क्या मिलता है, हमको यहाँ पे मिल जाता है 36। ठीक है, क्या मिल जाता है दोस्तों, यहाँ पे 36 मिलता है। इसका मतलब 36 का डिफरेंस है। और आप नोटिस करो तो इसी 6 का अगर मैं स्क्वायर करूं तो मुझे 36 मिलता दिखाई दे रहा है। इसका मतलब इसी 6 का पहले एक बार स्क्वायर किया गया और फिर उसके बाद इसी 6 का क्या किया गया, क्यूब किया गया, जिससे हमको ये वैल्यू मिलके आ चुकी। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक लग रहा है। तो इसी तरह से 5 का क्यूब पहले करेंगे और उसके बाद या स्क्वायर करो या क्यूब करो, डजंट मैटर, फिर 5 का क्यूब करेंगे। 5 का क्यूब होता है कितना 125 और 5 का स्क्वायर होता है 25। इनको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 150 मिल जाएगा, जो कि हमको सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई बात आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है डायरेक्शन डिस्टेंस का, जिसमें सिर्फ आपको दिशा बतानी है दोस्तों। काफी आसान क्वेश्चन होते हैं ये वाले, बस आपको सॉल्व करने आना चाहिए। देखिए रघु जो है वो अपने घर से अपनी कार में चलना शुरू करता है। ठीक है, 8 किलोमीटर नॉर्थ में गया। तो आपको मैं बताऊं अगर दिशाओं के बारे में, तो आपको कंफर्म पता होना चाहिए कि ईस्ट हमेशा हमेशा राइट हैंड होगा आपका, वेस्ट हमेशा आपका लेफ्ट होगा, नॉर्थ यानी जहां आप देख रहे हैं, और साउथ जहां पे आपका पीछे साइड है ना। ये 4 मेजर डायरेक्शंस होती हैं। इसके अलावा नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो पूरी दिशा है दोस्तों, ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच की जो दिशा है पूरी की पूरी क्या कहलाती है, नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। साउथ और ईस्ट की दिशा जो है वो साउथ ईस्ट कहलाएगी। साउथ और वेस्ट की दिशा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट की दिशा जो होगी वो नॉर्थ वेस्ट कहलाती है। गॉट इट, ये हमारी पूरी स्टोरी है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को अगर मैं बनाता हूं, सपोज क्वेश्चन को मैं ड्रॉ करना शुरू करता हूं, तो सबसे पहले क्या बोला गया कि रघु अपने घर से कार से चलना शुरू करता है, 8 किलोमीटर नॉर्थ गया, यानी कहां गया होगा रघु। ठीक है, थोड़ा सा आप लाइन पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, लाइन यहां तिरछी हो सकती है थोड़ा सा। ठीक है, 8 किलोमीटर कहां गया, नॉर्थ में गया, यानी ऊपर साइड गया होगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ईस्ट में कितना गया, 6 जाता है। अब जाहिर सी बात है ईस्ट जो होगा वो कहां होगा, आपके राइट साइड पे। तो यहां से ईस्ट में कितना गया, ईस्ट में वो गया है 10। ठीक है, ईस्ट में वो 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 थोड़ा सा बड़ा होगा किससे, 8 से। ठीक है, उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, फिर अपने राइट मुड़ा और कितना चला, 4। तो 4 मतलब ऑब्वियस सी बात है 8 का आधा ही होगा, तो ये हो गया 4। ठीक है, फिर अपने लेफ्ट मुड़ा कितना चला, 10। अब इसका लेफ्ट आपका लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अपने लेफ्ट मुड़ के कितना चलता है दोस्तों, 10 चलता है। अगर तुम नीचे देख रहे हो तो लेफ्ट हैंड तुम्हारा इस साइड हो जाएगा, तो लेफ्ट मुड़ के कितना चला, 10 चल दिया। ये डिस्टेंस 10 हो गई है। ठीक है, डिस्टेंस 10 हो गई है। फिर कहता है कि अंत में 4 किलोमीटर, अच्छा 4 किलोमीटर अपने बाएं मुड़ा, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर, और अंत में, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे थोड़ा मिस कर दी है, शुरू से मैं एक बार देख लेता हूँ। 8 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है। ठीक है, फिर 6 किलोमीटर ईस्ट में गया, सॉरी यहाँ पे 6 है, माफी चाहूंगा, ये 6 है। ठीक है, तो 8 से थोड़ा सा छोटा होगा, आप उसको इमेजिन कर लो। ठीक है, ये हो जाएगा 6। ठीक है, फिर कहता है एग्जामिनर 10 किलोमीटर अपने राइट में गया। ठीक है, पहले 6 चलता है ईस्ट की तरफ। इस डायग्राम को मैं एक बार फिर से बना देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा इसको पढ़ने में मैंने गलती कर दी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं फिर से। अगर बात करूं मैं तो 6 किलोमीटर पूर्व में जाता है। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या बोला गया, 8 किलोमीटर नॉर्थ में गया, यानी ऊपर की तरफ 8 गया। ठीक है, 8 के बाद अपने राइट मुड़ता है और कितना जाता है दोस्तों, अपने राइट मुड़ के चलता है कितना, 6 चलता है। तो 6 मतलब कहीं ना कहीं 8 से थोड़ा छोटा ही होगा, तो हमने छोटा बना लिया राइट मुड़ के। राइट मतलब पूर्व दिशा में। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम नॉर्थ में देख रहे हो तो तुम्हारा जो राइट होगा वो हमेशा ईस्ट होता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद बोलता है कि 10 किलोमीटर टूवर्ड्स हिज राइट। अब अपने राइट मुड़ के 10 चलता है वो, तो जाहिर सी बात है अब उसका राइट हैंड जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, और नीचे मुड़ के 10 चला है। तो 10 मतलब 8 से थोड़ा सा 2 किलोमीटर
ज्यादा चला है, यानी ये डिस्टेंस 8 हो जाएगी यहां तक और ये हो जाएगी 2, तो 10 हो जाएगा। हालांकि डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछा नहीं, फिर भी मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, 4 किलोमीटर टूवर्ड्स हिज लेफ्ट, फिर अपने बाएं मुड़ता है और कितना चला भाई, 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो इसका बाएं हाथ जाहिर सी बात है इस साइड होगा, ये हो जाएगा बायां हाथ। कितना चला, 4, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा। बाएं मुड़ के कितना चला, 4। फिर उसके बाद 10 किलोमीटर नॉर्थ में गया, तो नॉर्थ में 10 अगर जाएगा तो जाहिर सी बात है एकदम सामने आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 10, ठीक है। नॉर्थ में 10 चला। उसके बाद लास्ट में अपने राइट मुड़ के 4 चलता है, तो अब यहां से राइट मुड़ा और ये देखिए 4 चला, ठीक है। आप एक बार कॉपी में बनाइएगा, उम्मीद करता हूं बन जाएगा। लास्ट में राइट हो गया अपने कहां पे, राइट मुड़ के 4 किलोमीटर चला। तो आप क्वेश्चन क्या बोला आपसे, क्वेश्चन ये बोला कि बताइए अपने स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस दिशा में। तो आपको पता होगा कि क्वेश्चन उसने स्टार्ट यहां से किया था, ठीक है, और उसका जो एंडिंग पॉइंट है वो ये है। तो आपसे पूछा गया कि जो एंडिंग पॉइंट है वो किस दिशा में, शुरुआती बिंदु से। तो शुरुआती बिंदु से देखो दिशा कौन सी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये जो दिशा दिख रही है आपको, तो आपको कहां दिखाई दे रही है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो जो एंडिंग पॉइंट है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी दिशा में आ रहा है बेटा, नॉर्थ ईस्ट। हिंदी में कहेंगे इसको उत्तर पूर्व दिशा में। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आएगा। आसान सा क्वेश्चन है, केवल सिंपल सी भाषा इसमें बोली गई है, आपको सिंपल सी भाषा को समझना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नॉर्थ ईस्ट आंसर आ जाएगा इसका। अब अगला जो क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का है। काफी ज्यादा क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आपके पूछे गए थे पिछले एग्जाम्स में, तो मैंने कोडिंग डिकोडिंग के कुछ अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। जैसे टेम्पल का रिलेशन अगर दिया गया METELP से, मैं यहां अगर लिखूं मैं तो TEMPLE, टेम्पल का रिलेशन दिया गया है METEL और P से, ठीक है। तो उसी हिसाब से या उसी कंडीशन के हिसाब से फेथफुल, ठीक है, फेथफुल का पूछा गया है। तो सबसे पहले देखो इसको कैसे लिखा गया। तो अगर मैं देखूं ध्यान से, तो अगर या तो इसको ऐसे हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पैटर्न बना के देख सकते हैं क्योंकि पूरा एज इट इज लिखा गया है। लेकिन इसमें वो पैटर्न 3-3 वाला बनेगा नहीं। आप देखो ध्यान से, बीच में 2 बच जाएंगे, इसका मतलब ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है, ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हो तो ऐसे ही कुछ रहा है। तो कैसे हो रहा है इसको जरा ध्यान से देखते हैं, ठीक है। ध्यान से अगर देखो, मैं ध्यान से बनाने की कोशिश करूं मैं, तो क्या दिख रहा है मुझे यहाँ पे कि यहां पर जो पूरा क्वेश्चन है वो थर्ड वाले को फर्स्ट में लिखा गया, यानी इस पूरी डायग्राम को आधा आधा बांटा गया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डायग्राम को पूरा हाफ किया गया है, मतलब आधा आधा बांटा गया है इसको, ठीक है। आधा आधा बांटने के बाद, वेट अ मिनट थोड़ा सा, ठीक है, इस पूरे डायग्राम को हाफ करने के बाद उसके बाद इसको लिखा गया है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूं तो आप देख सकते हैं इसको मैंने हाफ कर दिया, और हाफ में जो पहले हाफ है उसको रिवर्स करके लिखा है और सेकंड हाफ को भी रिवर्स करके लिखा। मतलब M को फर्स्ट में, फिर E, फिर T, इस तरह से E फर्स्ट में, फिर L, फिर P। मतलब कि पहले हाफ किया गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो हाफ अगर मैं करूं तो यही कर पाऊंगा। अब उसके बाद जो फर्स्ट हाफ है उसको पलट के लिखा गया, तो पहले T आएगा, फिर I, फिर A, फिर उसके बाद F आ जाएगा। सेकेंड हाफ में L, फिर U, फिर F और फिर H आ जाएगा। तो TIAF LUFH इसका राइट आंसर होगा। TIAF और LUFH, ये ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, सेकंड वाला जो है वो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे ध्यान रखना है, हमको लग रहा था कि फर्स्ट और थर्ड से यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, लेकिन ये सेकंड वाले में हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हुआ यूं है कि आधा आधा बांटने के बाद उसको रिवर्स करके लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो भी अपने आप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। थोड़ा सोचिए, ये क्वेश्चन आपका दिमाग टाइम ले सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि अगर GUM का रिलेशन है 49 44 11 69, ठीक है, इससे 11 61 169 जो भी कह लें इसको, तो क्या हो सकता है। देखो यार, किसी लेटर को नंबर में कन्वर्ट करना है ना, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेस वैल्यू या ऑपोजिट वैल्यू पर डिपेंड करना पड़ेगा। तो जरा मैं काम करूंगा, इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लूंगा। तो आपको पता होगा जो G है वो ABCD में 7 पे आता है, U आता है 21 पे, और M जो आता है दोस्तों वो किस पे आता है आपका 13 पे आता है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इनका क्या कोई रिलेशन दिख रहा है। तो आपको ध्यान से देखने पे दिखाई दे रहा होगा कि 7 का स्क्वायर करने पर 49 मिलता है। 7 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो 49 मिलता है। ऐसे 21 का स्क्वायर करने पर 441 मिल जाता है। 441
और अगर लास्ट वाले 13 का स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है 169, यानी कि प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करके लिख दिया गया सिंपल। क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका। आप जरा देखें तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया बेटा, वैक्स का कोड क्या होगा, WAX। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वैक्स का कोड क्या हो जाएगा। तो बस उसी तरह से जैसे अभी हमने किया आप इसको अप्लाई करेंगे। W कितने पे आता है 23 पर। अब आपको याद होना चाहिए 1 पे, और ये कितने पे आता है 24 पे। तो 23 का जो स्क्वायर होगा आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, 23 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 24 का स्क्वायर जो कि 576 होता है। ठीक है, इसी से हम पकड़ लेंगे और ये लास्ट में 1, तो 1576 हमको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, और 24 का स्क्वायर आप 23 का स्क्वायर जो हो जाएगा 529 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहां पे भी देखो, यहां पे क्या किया गया था, अगर हमने स्क्वायर किया तो यहां भी स्क्वायर हो जाएगा सबका। ठीक है, आपका आंसर आ चुका है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को तो समझना है, क्वेश्चन को समझने के अलावा क्वेश्चन को करने की कोशिश करना है। देखिए ये कोई क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है, आपको बस क्वेश्चन में रिलेशन दिखाना है लेटर्स का दूसरे लेटर से। एनालॉजी से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे। तो जैसे अगर बात करूं मैं तो AKFPXG सिंपल है, हमेशा फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से रिलेशन बनाया करो, सेकंड वाले को सेकंड से। ठीक है, तो अब देखो अगर यहाँ पे रिलेशन की बात करें तो A से F की बात करें अगर, तो ABCD में A आता है 1 पे, ये आता है 6 पे, तो इनके बीच में गैप कितने का दिख रहा है 5 का, और K आता है बेटा 11 पे और P आता है कितने पर आपका 16 पे, तो इनके बीच में रिलेशन कितने का दिख रहा है 5 का। इसका मतलब अगला जो होगा वो भी 5 के गैप पे होगा। तो X कितने पे आता है 24 पे, इससे अगर हम 5 आगे जाए तो X के बाद देखिएगा जोड़ा जाए तो Y Z A B और C मिल जाना। अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन Z के बाद खत्म हो गया, C मिल जाएगा। और D से अगर हम 5 आगे जाते हैं, ठीक है, अगर D से हम +5 जाते हैं तो D आता है कितने पर 4 पे, 5 और आगे जाएंगे तो हमको 9 वाला बंदा मिल जाएगा। तो 9 पे कौन आता है भाई, I आता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा CI, जो कि ऑप्शन नंबर कहां दिखाई दे रहा है, थर्ड में दिखाई दे रहा है। प्लेस वैल्यूज का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों, आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए ये क्वेश्चन है जो कि हमारा ब्लड रिलेशन एक टॉपिक है जिससे बना हुआ क्वेश्चन है, काफी सिंपल लेकिन काफी घुमा के क्वेश्चन ये दिया जाता है। क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी की तरफ देखते हुए, ठीक है, एक तस्वीर है, एक फोटो है जिसमें एक आदमी है, जिस फोटो वाले आदमी को देखते हुए किसी महिला ने कहा, क्या बोला कि उसके भाई, किसके भाई, उस आदमी के। तो मैं जरा बनाता हूं, ये रहा वो आदमी मतलब मेल होगा तो मेल को मैं बॉक्स में रखूंगा, फीमेल को मैं सर्कल में रखूंगा। ठीक है, आदमी के भाई, अब भाई बहन के रिश्तों को हम माइनस से रिलेट करेंगे। ठीक है, आदमी का एक भाई है, ये मान लिया उसका भाई है, कौन है मुझे नहीं पता। तो बोला गया क्वेश्चन में कि उसके भाई, ठीक है, के पापा, इसके भाई के पापा होंगे जो एक जनरेशन इससे ऊपर होंगे, भाई पापा होंगे मतलब मेल होंगे। इस आदमी के भाई के पापा, यानी ऑब्वियस सी बात है आदमी के भी पापा होंगे। ठीक है, अब वो लड़की कहती है कि आदमी के भाई के जो पापा हैं, यानी ये जो हैं ये, ठीक है, इसके पापा जो हैं मेरे दादा के ये इकलौते बेटे हैं। अब भाई लड़की के दादा के अगर ये इकलौते बेटे होंगे तो लड़की के दादा जाहिर सी बात है इनसे एक जनरेशन और ऊपर होंगे। तो जो लड़की के दादा होंगे वही इस आदमी के भी तो दादाजी होंगे ना। तो इसका मतलब लड़की जो होगी इनकी क्या होगी, सिस्टर होगी, ये गर्ल आ गई। ठीक है, या महिला जो भी कह ले आप। यानी अब क्वेश्चन को फिर से देखो, तो इस लड़की ने इस आदमी से बोला कि तुम्हारे भाई के पापा, ठीक है, तुम्हारे भाई के जो पापा हैं वो मेरे दादाजी के इकलौते बेटे हैं। तो अगर इस आदमी के पापा इस लड़की के दादाजी के इकलौते बेटे होंगे तो जाहिर सी बात है ये जो है वो लड़की के पापा ही होंगे ना, और लड़की फिर इनकी कौन होगी, बहन हो जाएगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, ठीक है, अब महिला का आदमी से क्या रिश्ता है। क्वेश्चन ने बोला है कि हाउ इज दैट वुमन रिलेटेड टू दैट मैन इन द फोटोग्राफ। तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, जो महिला होगी वो क्या लगने वाली है, सिस्टर लगने वाली है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को बस ध्यान से समझ के करने की कोशिश करिएगा, आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो डायग्राम पर काफी हद तक बेस्ड है। यहाँ पे आपके सामने कुल मिला जुला के एक क्वेश्चन फिगर है और 4 ऑप्शन फिगर है। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन फिगर है, ठीक है, और ये आंसर फिगर है इसके। ठीक है, ये आंसर फिगर है। क्वेश्चन ने बोला गया है कि जो पहला वाला डायग्राम यानी क्वेश्चन फिगर जो आपको दिखाई दे रहा, क्वेश्चन फिगर के जो डायग्राम को अगर मैं जोड़ूं तो इनमें से कौन सी आकृति बन के आ जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से किसी एक को बस पकड़ना है। किसी एक को पकड़ोगे तो आपका क्वेश्चन सिंपल सा बनता जाएगा। ठीक है, आप किसी एक को पकड़े तो अगर मैं क्वेश्चन के हिसाब से जाऊं, अगर मैं इसको ले लेता हूं ट्रायंगल को, ठीक है,
तो क्या ये ट्राइंगल हमको इसमें दिखाई दे रहा है? सेकंड में, फर्स्ट में देखो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये ट्राइंगल जो है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। सेकंड में ट्राइंगल दिखाई दे रहा है इस तरह का? नहीं दिखाई दे रहा है। थर्ड में ट्राइंगल दिखाई दे रहा है? हाँ, थर्ड में हमको ये ट्राइंगल यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फोर्थ में हमको ट्राइंगल ये यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। अब अगर बात करें इस डायग्राम की, ये डायग्राम जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। तो इस डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ध्यान से देखिए। तो ये चीज आपको यहाँ दिखाई दे रही, ठीक है, यहाँ दिखाई दे रही। अगर मैं इसको फिर से बनाऊं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये चीज जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रही, ठीक है। इसमें ये चीज दिखाई नहीं दे रही, सेकंड वैसे ही कैंसिल हो गया था। थर्ड में भी अवेलेबल नहीं है ये वाला डायग्राम, और फोर्थ में भी ये डायग्राम अवेलेबल नहीं है। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है, दिमाग से आपको समझना है, सोचना है, और आपके 1 नंबर इसके फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये जो आकृति है, ये जो डिजाइन है, इसको हम ऐड ऑन करेंगे, जोड़ देंगे, मिला देंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन वाला डायग्राम बन के आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, सोचना है, बताना है कि आयुष जो है अपने पापा की शादी के 2 साल बाद पैदा हुआ, ठीक है। उसकी जो मम्मी है, हिज मदर इज 5 ईयर यंगर देन हिज फादर, उसकी मम्मी उसके पापा से कितनी छोटी है? 5 साल, लेकिन आयुष से 20 साल बड़ी है। कौन? उसकी मम्मी, ठीक है, आयुष से 20 साल बड़ी है। अगर आयुष की उम्र 10 साल है तो उसके पापा की शादी कब हुई थी, किस साल में हुई थी? तो जाहिर सी बात है, अगर मैं आयुष की एज की बात करूं दोस्तों, तो आयुष की एज अभी करंट में 10 साल है, ठीक है। आयुष की जो ईयर है 10 साल का है आयुष, तो उसकी मम्मी उससे 20 साल बड़ी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, आयुष की जो मदर होंगी, आयुष मदर जो होंगी, ठीक है, उनकी जो एज हो जाएगी आयुष के मदर की, वो ऑब्वियस सी बात है 20 साल बड़ी होंगी इससे, तो 30 साल की आयुष की मम्मी हो जानी। अगर आयुष की मम्मी 30 साल की हैं, तो आयुष के जो पापा होंगे वो कितने के होंगे? जाहिर सी बात है, आयुष के पापा आयुष की मम्मी से 5 साल बड़े, तो आयुष के पापा कितने के हो गए बेटा? 35 साल के हो चुके हैं। आयुष के पापा 35 साल के, 35 ईयर्स के हो चुके हैं। अब समझना ध्यान से, अब आयुष के पापा अगर 35 साल के हो चुके हैं और आयुष अभी 10 साल का है, तो अगर मैं 35 साल से, भाई जाहिर सी बात है 10 साल का हुआ होगा, तो जब इसके पापा 25 के रहे होंगे, भाई इसमें से अगर मैं 10 साल माइनस करता हूं तो इसके पापा की एज कितनी आ जाती है? 25। कब? ये 25 साल तब उनके पापा की एज है जब, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं कि व्हेन, ठीक है, आयुष बॉर्न, जब आयुष पैदा हुआ तो जाहिर सी बात है उसके पापा 25 के होंगे। और कहा यह गया है कि आयुष के पापा की शादी के 2 साल बाद आयुष पैदा हुआ है। तो आयुष जब अगर उनके 25 साल की एज में पैदा हुआ था, तो इनकी जो शादी है वो जाहिर सी बात है 2 साल पहले हुई होगी। तो 25 से अगर मैं 2 साल पहले आ जाऊं तो ऑब्वियस सी बात है आयुष के पापा की एज कितनी रही होगी बेटा? 23 ईयर ओल्ड रही होगी, 23rd के डेट में रहे होंगे वो। तो इसका मतलब उनकी जो जब आयुष पैदा हुआ था, या उनकी शादी जो हुई थी वो 23 साल की एज में हुई थी, और आयुष पैदा हुआ था जब वो 25 के थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर की बताइए, जब इनकी शादी हुई थी तो आयुष के पापा कितने साल के थे? तो 23 साल के उनकी एज थी। समझ में आ गया होगा आपको? समझ में आया? इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, क्वेश्चन को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो भी कहीं ना कहीं डायग्राम पर बेस्ड है। डायग्राम से क्वेश्चन काफी पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। इनका आपस में कोई ना कोई रिलेशन है, जिस रिलेशन के थ्रू आपको आंसर्स निकालने। ध्यान से देखिए, जो सीक्वेंस इनका चला आ रहा है वही सीक्वेंस आगे कंटिन्यू हो जाएगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे ये पूछा गया है कि अगला क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, ठीक है। तो देखो, अगर फर्स्ट को सेकंड से रिलेट करूं तो जो एस है, जो पीछे था, या कह सकते हैं राइट में है, और ये लेफ्ट में, तो एस अभी कहां आ चुका है? लेफ्ट में, और 1 जा चुका है राइट में, लेकिन छोटा हो गया है वो, ठीक है। इन दोनों का समझ में आ गया। सेम ऐसी इन दोनों का देखो, अगर इन दोनों का अगर मैं देखूं तो इसमें सेम वही चीज है। देखो, ये लेफ्ट, ये राइट में है, ये लेफ्ट में है, तो जो राइट वाली वैल्यू है वो सीधे कहां जा रही है बेटा? लेफ्ट में। अब ध्यान से देखना, यहां थोड़ा चेंज हुआ है। यहां चेंज क्या हुआ है कि जो लेफ्ट वाली वैल्यू थी वो कहां जा चुकी है? राइट में, ठीक है। और जो राइट वाली वैल्यू थी वो कहां आ चुकी है? लेफ्ट में आ चुकी है। या यूं कहूं, मैं सिंपल सी भाषा में वही कहूंगा, जो फर्स्ट से सेकंड में हुआ है वही सेकंड से थर्ड में हुआ है। मतलब इनकी पोजीशंस आपस में चेंज हो रही हैं, और पोजीशन चेंज होने के साथ साथ इनके साइज भी चेंज हो रही है। मतलब जो छोटा है वो बड़ा हो रहा,
और जो बड़ा है वो छोटा हो रहा है। तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं, इसका डायग्राम बनाऊं, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं बनाऊं तो जाहिर सी बात है जो L है वो छोटा हो जाएगा और ये जो डायग्राम बड़ा सा हो जाएगा, दिख रहा है जो ये डायग्राम कुछ बड़ा हो जाएगा, लाइक ऐसे। ठीक है, L छोटा और ये डायग्राम बड़ा हो जाएगा, जो कि मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, फोर्थ ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। ये देखो ऑप्शंस दिए गए थे 5 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए थे, जो 5वां है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकी पोजीशंस आपस में चेंज हो रही हैं, प्लस इसके अलावा अगर बोलूं मैं तो पोजीशंस के साथ साथ इनकी जो साइज है, जो बड़ा है वो छोटा हो रहा और जो छोटा है वो बड़ा हो रहा। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसको सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग या सेंटेंस कोडिंग कहते हैं, उस पर बेस्ड है। तो देखिए जरा समझने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही सिंपल सा स्टोरी है। यहां पर अगर किसी डॉग को कैट कहा गया, ठीक है, कैट को लॉयन कहा गया, लॉयन को रैट कहा गया, तो इनमें से कौन है जो जंगल में रहता है। तो इस क्वेश्चन को करने की बेस्ट ट्रिक मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर बेस्ड होके करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंस क्या, अगर मैं कहता हूं कि डॉग को कैट कहा गया, ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं अगर कि डॉग को कैट कहा गया, तो ये डॉग हो गया। ठीक है, इसको कैट कहा गया, कैट को क्या कहा गया, कैट को लॉयन कहा गया है, लॉयन को क्या कहा गया दोस्तों, तो लॉयन को रैट कहा गया है। तो बताइए कि जंगल में कौन रहेगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग या विच ऑफ दीज लिव इन अ फॉरेस्ट। तो अब जाहिर सी बात है इसका एक्चुअली आंसर क्या होगा कि जंगल में रहता कौन है। तो जंगल में रहता कौन है, शेर। तो अगर जंगल में शेर रहता है तो बस जो सब्जेक्ट में आंसर है उसी का जो ऑब्जेक्ट है वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली रहता कौन है, लॉयन, बस उसी लाइन का जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रैट। रैट इज द आंसर। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ऐसे ही करना है इन क्वेश्चन को और ये कभी गलत नहीं होते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में नंबर सीरीज एक दी गई है, इस नंबर सीरीज को आपको सॉल्व करना है। ध्यान से देखिए, एक्सपेक्टेड पेपर वाला क्वेश्चन है, तो एग्जाम में काफी क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं। अब इस सीरीज में देखिए 132 156 इनका क्या पैटर्न लगाएंगे। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम जो आप करते हैं सीरीज में वो डिफरेंस लेके कीजिएगा। इनका डिफरेंस लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अगर डिफरेंस से नहीं बने तो फिर कुछ और देखेंगे। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करता हूं दोस्तों, तो 272 और 240, ठीक है, इनके बीच में गैप जो है वो 32 का है। अगर 210 और 240 के बीच की बात करूं तो 30 का गैप है। 132 और 156 की बात करूं मैं तो यहाँ पे लगभग आप कह सकते हैं 24 का डिफरेंस है। ठीक है, 24 का डिफरेंस हो जाएगा यहां पर। तो आप नोटिस करो 24 है, ये 30, ये 32। अब यहाँ पे जो डिफरेंस होगा और उसके बाद यहाँ जो डिफरेंस होगा वो इस नंबर पर डिपेंड करेगा। तो वो क्या हो सकता है, जाहिर सी बात है अगर 196 की बात करूं, 182 199 204, ये काफी बड़े नंबर है कंपेयर टू इसके। जैसे मान लीजिए अगर मैं 196 पे जाता हूं, या ऐसी बात कह लूं मतलब 24 यहाँ पर है, अगर मैं यहाँ पे 26 कह लूं, यहाँ 28 कह लूं, अगर अकॉर्डिंग टू कंडीशन जाए तो 26 और 28। ठीक है, तो 156 में अगर मैं 26 जोड़ देता हूं दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 24 है, यहाँ 30 और 32 है, तो दो का डिफरेंस अगर लेके चले तो 24 के बाद 2 डिफरेंस किया तो 26, फिर 28, फिर 30, फिर 32। तो अगर 156 में 156 में अगर मैं 26 ऐड कर दूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 182 हो जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। 182 यहां दिख रहा है मुझे, ठीक है, लेकिन अभी सही आंसर नहीं है ये, आगे चेक कर लेते हैं। 182 में क्या 28 जोड़ने पर 210 आ रहा, तो जी हाँ, अगर 28 में जोड़ दूं तो जी मुझे कंफर्म है कि यहाँ पे क्या मिल जा रहा बेटा, यहाँ पे 110 मिल जा रहा, सॉरी 210 मिल जा रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर सिंपल फॉर्म में अगर कह दूं मैं, सिंपल तरीके से कह दूं मैं, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 182। 182 इज द राइट आंसर। यहाँ पे सिंपल सी भाषा में इस क्वेश्चन को निकाला गया है। ठीक है, एक इसका ये मेथड हो गया। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इनका डिफरेंस लेके करिएगा। और इसके अलावा एक और मेथड यहाँ लग रहा है दोस्तों, हालांकि जरूरी नहीं है कि एक से ही बन जाए, हो सकता है एक से ज्यादा मेथड्स यहाँ लग जाए, लेकिन यहाँ पे अगर होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक ये भी चल रहा है, इनका इंडिविजुअली रिलेशन भी चल रहा है कि 11 गुणे 12, ठीक है, फिर 12 गुणे 13, ठीक है, 12 इंटू 13, 13 इंटू 14, इसके बाद 14 इंटू 15, 15 इंटू 16 और 16 इंटू 17। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है, एक बार चेक कर लें क्या। तो 13 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 14 इंटू 13 कर देते हैं, ठीक है, 13 चौक को 52, तो 2 हो जाएगा, कैरी 5, 13 1 जा 13 प्लस 5,
18। इससे भी हमारा आंसर मिलता दिखाई दे रहा है और बाकी में भी यही लग रहा है। तो इस तरह से भी इसका आंसर निकाला जा सकता है, लेकिन कभी भी आप क्वेश्चन करें तो पहले डिफरेंस लेके करिएगा, ज्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अगर ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो इस तरह की एक वीडियो मैंने बना के मिसिंग सीरीज की अपलोड की हुई है मेरे चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, तो आप जाके उसको जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एक बहुत ही छोटा सा लेटर सीरीज है, देखिए जरा इसका क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर मैं बनाऊं तो ध्यान से देखें, मैंने क्या कहा था, हमेशा पहले आप फर्स्ट को फर्स्ट से चेक करो। सी से अगर मैं एच की तरफ जाऊं तो सी एबीसीडी में कितने पे आता है, 3 पे, और एच कितने पे आता है, 8 पे, डिफरेंस 5 का है। तो एच और एम की बात करें तो ये एम होता है 13 पे, यहां भी 5 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब जो आगे कंडीशंस चल रही हैं 15 और 18 पे आर आता है, यहां भी 5 का डिफरेंस है। तो 18 से अगर मैं 5 जाऊं तो 23 मिल जाता है मुझे। तो 23 पे कौन आता है बेटा, डब्लू आ जाता है। तो स्टार्ट में सबसे पहले क्या आएगा, डब्लू। सारे ये ऑप्शन डब्लू के साथ जुड़े हैं, इसका मतलब हमको आगे वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो एफ, सी से अगर एफ की बात करें तो डी ई एफ 3 का गैप है, एच के बाद आई जे के 3 का गैप है। अगर आपस में रिलेशन देखें तो डब्लू के साथ भी 3 का गैप होगा, 3 का डिफरेंस लेके चलें, डब्लू बाद एक्स वाई और जेड हो जाने वाला है। ठीक है भाई, जैसे आप बाकी देखें आर से यू की बात करें तो आर के बाद एस टी यू, तीसरा लेटर ही जो है वो आपका आंसर है। तो डब्लू के बाद देखें तो एक्स वाई जेड, तीसरा लेटर जेड हो जाएगा। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फर्स्ट वाले से ही रिलेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपको दे सकता है। ये एक मिसिंग लेटर सीरीज की कहानी है, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के डाल रखी है, तो उसको भी आप जरूर जाके चेक करिएगा। ठीक है, मिसिंग लेटर सीरीज वाले क्वेश्चन कैसे करेंगे, इन क्वेश्चंस को करने का बेस्ट तरीका जो होता है वो क्या होता है, सबसे पहले इनके टोटल लेटर काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19 है। ठीक है, टोटल कितने हो गए, 19। ध्यान रखिएगा इनको करने का जो तरीका है मैं बताता हूं आपको। 19 ऑब्वियस सी बात है एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर नहीं होता, एक ऐसा नंबर होता जिसके कोई ना कोई फैक्टर हो जाते या कोई मल्टीपल हो जाते, तो उनको हम आसानी से कर सकते थे। कैसे, जिसकी वीडियो मैंने बना के डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, जरूर जाके देखिएगा उसको। प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इनको सर डिवाइड करता है, इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, लेकिन प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन ऑप्शन से डिपेंड करते हैं। इनको गिनने के बाद अगर ये नंबर 19 आ जाए, 17 आ जाए, 23 आ जाए, है ना, 11 आ जाए, ये प्राइम नंबर आ जाए, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ऑप्शन से इनको सॉल्व करते हैं। कैसे, अच्छा इसमें और भी इनकी जो ट्रिक है, तरीका है, मैं उसकी पूरी वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर जाके देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा वहां पे, फिर ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। ऑप्शन में केवल ये 2 ब्लैंक्स फिल करना है। अगर ये 2 ब्लैंक फिल हो गए तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन अपने आप बन चुका है। तो जरा 2 ब्लैंक को फिल करें। ऑब्वियस सी बात है, जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा। फर्स्ट लेटर हमेशा फर्स्ट पे आता है, तो यानी यहाँ पे जो आएगा इन्हीं में से कोई एक आएगा। तो सबसे पहले प्राइम नंबर वाले क्वेश्चन में क्या करना है कि अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से प्रेफरेंस देंगे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, ए को रख के देखते हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे ए रखता हूं तो ए के बाद दोनों में ही बी दिखाई दे रहा है, यहां मैं बी रखता हूं। अब देखिए क्या कोई सीरीज बनती दिखाई दे रही है, तो जी हाँ, एक सीरीज बनती दिखाई दे रही है, ए बी सी, उसके बाद डबल ए बी सी, फिर डबल ए डबल बी सी, फिर देखो डबल ए डबल बी डबल सी, हमारा ये बन के आ चुका है। मतलब ए बी सी पहले सिंगल था, फिर एक बार ए को बढ़ाया, फिर बी को बढ़ाया, फिर सी को बढ़ाया, ये पैटर्न चल रहा है हमारा। तो उसके हिसाब से आंसर क्या आएगा, ए बी ए सी आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। मान लीजिए अगर ए से नहीं बनता तो फिर अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज में बी और सी में से पहले किसको रखता, मैं तो बी को रखता, फिर बी को रखता। अगर बी से भी नहीं बनता तो सी को रखने की जरूरत नहीं होती, वो हमारा आंसर हो जाता। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, सी। और इसके अच्छे क्वेश्चंस और इसकी पूरी ट्रिक देखने के लिए आप वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा मैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारी एक छोटी सी सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि इसको आप बनाएंगे, बना के आंसर मुझे देंगे। क्या बोला गया है कि 8 लोग हैं जो कि एक सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं और सभी के सभी अंदर की तरफ देख रहे हैं। सर्कल वाले क्वेश्चन के लिए आप ऐसे डायग्राम बनाएंगे। ये आपका डायग्राम बन चुका है, सबकी सब कहां देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। याद रखिएगा कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें सबके सब अंदर की तरफ देख रहे हैं तो हमेशा नीचे से बिठाते हैं। क्वेश्चन में याद रखिएगा हमेशा एक्सट्रीम बॉटम से बिठाएंगे। अगर आपके सामने बोला गया कि सबके सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमेशा टॉप से, सबके सब बाहर देख रहे हैं तो हमेशा कहां बिठाना है आपको,
ऊपर की तरफ से बिठाना है। ठीक है, जरा फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट लाइन जो क्या बोली गई क्वेश्चन में, क्या कि जो P है, ठीक है, यहां पे शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं सुधार दे रहा हूं। हिंदी में क्लियर दिया गया कि P T के राइट सेकेंड पोजीशन पे। ठीक है, P is to the, ये लाइन यहां थोड़ा सा मैं सुधार लेता हूं यहां पे। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि P is सेकेंड राइट ऑफ T। ठीक है, सेकेंड राइट ऑफ T। P जो है वो T के राइट सेकेंड पे है। Who is immediate neighbor of R and B? तो पहले इस लाइन को बिठाते हैं। P T के राइट सेकेंड पे, तो हमेशा जो सेकेंड पर्सन होगा है उसी को बिठाएंगे। नीचे सबसे पहले किसको बिठा देना है आपको? T को बिठा देना है। ठीक है, सेकेंड पर्सन को। T बैठ गया, हमको पता है T अंदर देख रहा है, तो जो T का राइट है वो आपका राइट होगा, तो T के राइट ऑब्वियस सी बात है 1 और 2 पे कौन बैठ जाएगा? P। P भी अंदर देख रहा है, P T के राइट सेकेंड पे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो एक लाइन आपको दी गई ना, हु। ठीक है, ये जो वर्ड आपके सामने दिखाई दे रहा है हु, हु किसके लिए होगा? हिंदी में कहेंगे इसको जो। ये हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होगा, या फिर कहूं मैं कि इसके जस्ट पहले जो नाम दिखाई दे रहा ये हु उसके लिए। ठीक है, तो टी के लिए बोला गया कि जो टी है वो किसका नेबर है? आर और वी का। अब आर और वी जो है थोड़ा सा डाउटफुल कंडीशन में। भाई अगर मैं आर को यहां करूंगा तो यहां वी आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि यहां आर हो, यहां कौन हो? वी हो जाए। ठीक है, इसको भी ऐसे ही छोड़ देते हैं। आगे बोला गया एस जो है वो पी का पड़ोसी नहीं है। भाई एस क्वेश्चन में बोला गया पी का नेबर नहीं है, तो P के बगल में यहां पे S नहीं आ सकता, तो S की 3 जगह हमको दिखाई दे रही। इस लाइन को मैं अलग से लिख लेता हूं कि S P के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, जो चीज नहीं समझ में आएगा अलग से बनाएंगे। V जो है वो किसका नेबर है? U का। अब अगर V U का नेबर है तो यहाँ पे V तो आने से रहा T के बगल में, इसका मतलब V और R की जगह जो है वो कंफर्म हो जाएगी V U का नेबर है। तो इसको मैं अगर लिखूं तो ऐसे मैं कर सकता हूं, यहाँ पे कौन हो जाएगा फिर? V के साथ, यहाँ पे हो जाएगा R, यहाँ हो जाएगा V, और V किसका नेबर हो जाएगा? U का। ठीक है, U का नेबर हो गया। अब ध्यान से देखिए, Q जो है यहाँ पर S और W के बीच में नहीं है। Q S और W के बीच में नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, Q S और W के बीच में नहीं है, और W जो है वो U और S के बीच में। W इज नॉट बिटवीन U एंड S। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि U और S के बीच में जो है वो W नहीं है। ठीक है, आपको एक बात तय है कि यहाँ पे S तो आने से रहा, P के बगल में S नहीं आएगा, तो S की 2 ही जगह बची। ठीक है, अब हर हाल में Q जो है वो S और W के बीच में नहीं है। अगर मान लीजिए S को मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ W, तो Q बीच में आ जाएगा, जो कि कंडीशन के हिसाब से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम हटा देते हैं किसको? इनको। तो S की जगह यानी कि सबसे नीचे तो कंफर्म होती नहीं दिख रही है। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं S को यहां करूं, W को यहां करूं, Q यहां करूं, क्या अब सारी कंडीशन आ रही? तो फिर एक सेकंड जो कंडीशन आ रही क्या कि U और S के बीच में जो है वो कौन नहीं आना चाहिए? W नहीं आना चाहिए। वो भी सेटिस्फाई हो गई। आप ध्यान से देखें, W जो है वो U और S के बीच में नहीं आ रहा। ठीक है, और Q जो है वो S और W के बीच में नहीं आ रहा, तो सारी कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो चुकी। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि अगर मैं W की जगह पे S कर दूं, S की जगह पे W कर दूं, अगर मैं 2 मिनट के लिए इसको ऐसा कर दे दूं, यहाँ पे S और W की जगह चेंज कर दूं, हालांकि मुझे कंफर्म तो हो गया पता, लेकिन चेंज करूं, तो आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि W U और S के बीच में नहीं होना चाहिए, तो आपको ये जो लाइन है ना सेकंड वाली, ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होगी। देखो W U और S के बीच में हो गया, इसका मतलब एक बात तय हो गई, इसका मतलब एक बात तय हो गई कि W और S की जो कंडीशन थी पहले वाली जो मैंने बनाई थी वही बन जाएगी। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे S हो जाएगा, यहाँ पे W हो जाएगा, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी हैं। क्वेश्चन आपका बन चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पूछा गया है कि कौन कौन से 2 पड़ोसी नहीं है? R और V देखो पड़ोसी हैं क्या? तो R और V पड़ोसी नहीं है। ये देखो यहाँ ध्यान से, तो ये हमारा पड़ोसी नहीं, आंसर बिल्कुल सही हो सकता है पहला वाला। U और V क्या पड़ोसी हैं? तो बिल्कुल हैं। इसके अलावा R और P पड़ोसी हैं, तो R और P भी पड़ोसी हैं, और Q W भी पड़ोसी हैं। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा कौन से पड़ोसी नहीं है भाई? तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, R और V पड़ोसी नहीं है। दूसरा, V के ठीक राइट में कौन बैठा है? भाई इससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। V के जस्ट राइट में, तो अगर V अंदर देख रहे हैं तो उसके जस्ट राइट में कौन बैठा है बेटा? T बैठा है। V के जस्ट राइट में T बैठा है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन T। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपसे छोटे से सिटिंग अरेंजमेंट से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगली कहानी पर। अगला जो क्वेश्चन होगा वो अपने आप में क्या है, ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे भाई? यहां पर आपके सामने एक पेपर दिया गया है जिसको काटा गया है, तो इन पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है हमारा आके यहाँ पे बन के आ सकता है। मोस्ट क्लोज आंसर बताना है आपको अकॉर्डिंग टू दैट पेपर। ठीक है,
तो देखो पेपर को पहले कैसे मोड़ा गया आप नोटिस करो, एक पेपर पूरा था, उस पेपर को आधा मोड़ा गया है बीच में लाने के लिए, यानी यहां से मोड़ के बीच में है और नीचे वाले से मोड़ा है तो उसके ऊपर रखा है। मतलब अगर मैं कहूं कि ऊपर वाले पेपर को मोड़ के इस पे रखा और नीचे वाले को उसी के ऊपर रख दिया, तो ये कुछ ऐसा पेपर आएगा, ठीक है, ऐसा पेपर आ जाएगा। अब उसके बाद अगर बात करें, यहां से साइड से उठा के पेपर को इधर लेके गया, तो इधर लेके जाने के बाद दो डिजाइन काटी है, तो पेपर जैसे मुड़ता है ना सेम वैसे ही पेपर खुलता भी है। तो सबसे पहले खुलेगा तो ये पेपर यहां पे ऐसे खुल के आ जाएगा, ऐसे खुलेगा, ये ट्रायंगल यहां पे आ जाएगा, बगल में ही आ जाएगा, और ये यू शेप जो है इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज, लाइक ऐसे मिरर इमेज बनती है हमेशा, साइड में खुलेंगे तो राइट लेफ्ट में मिरर बनती है, और ऑपोजिट एंड डाउन पे या अप एंड डाउन पे हमेशा वाटर इमेज, ये बन के आ गया। अब उसके बाद ये देखो पेपर जैसे खुला, नीचे से ऊपर गया है तो नीचे से पहले ऊपर आ जाएगा, नीचे से ऊपर गया है तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, तो यही डायग्राम फिर से बनेगा भाई, ऊपर से नीचे आएंगे तो वाटर इमेज, ट्रायंगल पलट जाएगा, यानी इसका फेस जो है पलट जाएगा दोनों में, ठीक है। और ये यू शेप तो ऐसे ही रहने वाला है इसमें, और फिर ऊपर की तरफ खुलेगा इस पे, ठीक है, तो यही डायग्राम फिर से पलट जाएगा ट्रायंगल का, और ये ऐसे बन के आ जाएगा, ठीक है, लाइक ऐसे बन के आ जाएगा, ये आपका डायग्राम बन के आ जाएगा। और ऐसी आकृति हमको ऑप्शन में कहाँ दिखाई दे रही दोस्तों, तो ऐसी आकृति, ऐसी डिजाइन हमको ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रही, फोर्थ में दिखाई दे रही है। इस क्वेश्चन का, सॉरी फोर्थ नहीं कहूंगा मैं, माफी चाहूंगा, फोर्थ में ट्रायंगल का फेस चेंज नहीं किया, ये आपका दिखाई दे रहा है सेकंड ऑप्शन, सेकंड में दिखाई दे रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन, ये भी क्लॉक का, घड़ी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है कि किसी घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं, ठीक है, ये घड़ी है 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, मैं घड़ी बना ले रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इसी से बेस्ड है, ठीक है। ये एक ऑलमोस्ट घड़ी है, घड़ी में अगर 3 बज रहे हैं, ठीक है, 3 बजे का समय दिखाई दे रहा है, तो घंटे की सुई 135 डिग्री घूमने के बाद कहां होगी। अगर 3 बजेगा बेटा तो बड़ी वाली सुई तो 12 पे हो जाएगी, और छोटी वाली सुई कहां हो जाएगी, 3 पे, ठीक है, 3 पे ऑलमोस्ट हो जाएगी। अब यहां से 135 डिग्री घूमने के बाद सिर्फ घंटे वाली, तो टाइम क्या होगा, 135 डिग्री का मतलब हो जाएगा 90 + 45। तो अगर मैं इस घड़ी को 90 डिग्री घुमा दूं बेटा यहां से, तो 90 डिग्री घूमेगी तो जाहिर सी बात है कहां पे आ जाएगी, 6 पे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने सही से बनाया नहीं है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर एक्चुअली 6 पे आ जाएगी भाई। 3 से 90 डिग्री नीचे की तरफ जाओगे आप, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6, तो कहां पे आ जाएगी दोस्तों, 6 पे। घंटे वाली सुई 6 पे आ जाएगी, 90 डिग्री प्लस 45 और जाना, तो 45 मतलब कि आपको पता है किसी एक नंबर से अगले नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है, 7 मतलब कि 30 डिग्री जाएगी तो 7 पे आ जाएगी, यानी यहां से 15 डिग्री और ऊपर आएगी। तो अगर मैं 15 डिग्री और ऊपर आऊंगा तो जाहिर सी बात है, एक अजम्पशन बेसिस पे बात करें तो छोटी वाली सुई 7 और 8 के बीच में होगी, एग्जैक्टली कह सकते हैं। अगर 7 और 8 के बीच में होगी और बड़ी सुई जो होगी वो मान लीजिए 12 पे होगी, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी क्या आंसर इसका 7 आएगा, 7 नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो उसको क्या मान लेंगे, 8 मान लेंगे, क्योंकि अगर मैं 3 बजे से 135 डिग्री लेके जाऊं तो पहले 90 डिग्री लेके जाऊंगा तो कहां पे आ जाएगी छोटी वाली सुई, 6 पे, और 45 डिग्री मतलब 30 + 15, तो 30 अगर लेता, सपोज यहां पर 125 डिग्री होता, ठीक है, 125 का मतलब 90, 125 कह रहा हूं मैं, अगर मैं यहां पे होता सपोज 120 डिग्री होता, ठीक है, 120 डिग्री अगर होता तो मैं इसको क्या कहता, 90 + 30, तो 90 + 30 मतलब 90 + 90 डिग्री करते तो 6 पे आता, और 30 करते तो 7 पे, तो यानी एग्जैक्टली आंसर 7 आता। अब 30 से ज्यादा है, 45 डिग्री है भाई, 135 डिग्री जाना है तो 45 डिग्री और आगे जाना पड़ेगा, जो कि 7 से आगे निकल जाएगी भाई। 6 से 7 आने में 30 और प्लस 15 डिग्री और आगे जाएगी, तो अजम्पशन के हिसाब से क्या माना जाएगा, आंसर आएगा 8 बजेंगे, ठीक है। 8 भी एग्जैक्टली नहीं कह सकते, लेकिन अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं तो 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि घंटे वाली सुई सिर्फ मूव कर रही है, मिनट वाली सुई जो है उसको मूव नहीं कराना, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन कहेंगे इसको, इनका अलग अलग वर्जन है, ठीक है, कुछ लोग हैं जिनका अलग अलग वेट है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आया ना कि इससे भारी इससे हल्का, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको करने के लिए, देखो जितने लोग होंगे, जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या करना है, आपको एक कम डायग्राम बनाना है। जैसे 5 लोग आपके टोटल है क्या, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं तो एक कम बनाएंगे, बना देते हैं 1 2 3 4 और ये 5, आपको ऐसे ग्रेटर का साइन 5 लगाना है, जितने लोग हों उससे एक कम, ठीक है। तो यहाँ पे कितने बना दिए मैंने, 5। फर्स्ट टाइम क्या बोला गया, P इज हैवियर देन ओनली 2%, मतलब P केवल 2 बंदों से भारी है,
तो P यहां आ जाएगा, सिर्फ 2 बंदों से भारी भाई। ठीक है, आगे बोला गया Q इज द पर्सन हैवियर देन T बट लाइटर देन P। जो Q है वो T से भारी भाई, T से भारी है Q, लेकिन यही Q P से हल्का है, तो Q और T की जगह तो फिक्स हो गई। O जो है वो लेस देन ओनली N इन वेट, भाई O केवल N से ही हल्का है, तो इसका मतलब बाकियों से भारी होगा, तो N सबसे टॉप पे होगा, और O केवल N से हल्का है, मतलब बाकियों से भारी होने वाला है। और इसका मतलब ये जब बन चुका है तो एक नाम बन गया, बच गया हमारा कौन सा, M, वो आ जाएगा यहाँ पे। तो अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या बोला गया, व्हाट इज द पॉसिबल वेट ऑफ P, P का संभावित वजन क्या होगा। देखो एक बात इन्होंने ये भी बोली कि थर्ड हैवीएस्ट बंदे का वजन 100 किलो है, तो सबसे भारी N, फिर सेकंड पे O, फिर थर्ड पे कौन, M है, जो कि 100 किलो का है भाई। ठीक है, और जो पांचवा सबसे भारी है वो 60 का है, तो अगर थर्ड सबसे भारी M है तो फोर्थ सबसे भारी P होगा, और Q होगा पांचवा सबसे भारी जो कि 60 किलो का है। तो ऑब्वियस सी बात है जो P का वजन होगा वो 100 और 60 के बीच में होगा, तो 100 और 60 के बीच में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाएं तो ऑप्शन डी हमारा हो सकता है, ऑप्शन डी हो सकता है। हालांकि यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज भी बन सकता है, और याद रखना कि आपके सामने 4 ही ऑप्शंस आएंगे, 5 नहीं आएंगे। तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन आंसर विल बी 75 kg। ठीक है, जितने लोग बोले जाएं उससे आपको क्या करना है, एक कम का डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑड वन आउट आपको चुनना है, इन 4 में से 3 एक जैसे हैं, कोई एक है जो बाकियों में अलग है, वो आपका आंसर होगा। तो ध्यान से देखो, इसका आंसर चेक करो, डॉलर, पेसो, आउंस और यूरो। तो आप ध्यान दो, तो फर्स्ट, थर्ड और लास्ट जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, करेंसी है, करेंसी है, लेकिन आउंस किसी देश की कोई करेंसी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, आउंस इज नॉट ए करेंसी। बाकी तीनों करेंसी हैं, डॉलर, पेसो और यूरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। एक और डायरेक्शन डिस्टेंस का छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए कैसे करेंगे इसको, कि एक व्यक्ति ईस्ट में चलना शुरू करता है, तो ठीक है, ईस्ट में अगर हम जाएं, ईस्ट में जाएं, या मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन को आपको मैं देना चाहूंगा, मैं एक डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको बताया मैंने, तो आई एक्सपेक्ट इस क्वेश्चन को आप बनाइए, है ना। तो इसको मैं एज अ होमवर्क आपको दे रहा हूं, एज अ होमवर्क, इसको आप कमेंट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिएगा। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, मैं वेट करूंगा आपके आंसर्स का, क्योंकि मैं इसको नहीं बताना चाह रहा, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बताया है। सिंपल सी कहानी है, आपको सॉल्व करनी है। अगर आप नहीं बना पाते हैं तो अगली वीडियो आएगी, उसमें मैं इस क्वेश्चन को पहले बताऊंगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैं आपका इंतजार करूंगा आपके आंसर्स का। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चूंकि डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने बताया था, इसलिए मैंने इसको स्किप किया। सीरीज में आगे क्या आएगा, ऐसे वाले क्वेश्चन काफी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो उस हिसाब से अगर देखूं मैं, तो बी और डी, मैंने क्या बताया था, हमेशा फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ही रिलेट करो पहले। तो देखो, बी से अगर मैं डी जाऊं तो +2, डी से एफ जाऊं +2, एफ से एच जाऊं +2, तो एच के बाद आई और जे आ जाएगा +2 करने पर, स्टार्ट विद जे, तो इसका मतलब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगला क्वेश्चन अगर मैं देखूं, यहां पे अगली कहानी बनाऊं, तो O के बाद P, P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद यहां आने वाला है S, तो J के बाद S मुझे चाहिए, दोनों में दिखाई दे रहा है। तो P के बाद अगर बात करूं मैं, इसमें अगली कहानी की बात करूंगा, तो P, ठीक है, तो यहां से P से N अगर मैं जाता हूं तो यहां पे -2 जाऊंगा। ठीक है, NOP -2, L से N जाऊंगा तो भी -2 हो रहा। ठीक है, L से J जाऊंगा तो भी -2 हो रहा, तो J से भी -2 जाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, J आता है 10 पे, 2 पीछे जाएंगे तो H मिल जाएगा, तो आंसर आएगा JSH, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, फर्स्ट 2 में प्लस हो रहा है, लास्ट वाले में माइनस हो रहा है बेटा, -2 करके हमारा आंसर आ गया है। तो याद रखना, ऐसे वाले क्वेश्चन हमेशा इसी तरह से सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, 24वां क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सिलोगिज्म पर बेस्ड एक क्वेश्चन है। सिलोगिज्म उम्मीद है आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जल्दी ही मैं इसकी वीडियो लेके आऊंगा। क्वेश्चन था कि सभी कार जो है वो ट्रक हैं, तो ऑल द कार, ठीक है, ऑल द कार आर ट्रक, सारे के सारे कार जो है वो क्या है, ट्रक हैं। सभी, कुछ बस जो है वो कार है। ठीक है, कुछ जो बस हैं वो कार हैं, तो इसको मैं बना देता हूं डायग्राम। कुछ बस जो हैं वो किसके अंदर आ जाएंगी, कार के अंदर आ जाएंगी। ठीक है, कुछ बस कार के अंदर आ गई। फिर एग्जामिनर कहता है, पहला कंक्लूजन कि ऑल कार आर बसेस, क्या सभी की सभी कार बस के अंदर दिखाई दे रही, नहीं दिखाई दे रही, मतलब पहला रॉन्ग है। सम बसेस आर ट्रक, क्या कुछ बस का पार्ट ट्रक के अंदर आया है, तो जी हाँ, ट्रक के अंदर कुछ पार्ट तो आपको दिखाई दे रहा, मतलब ये बिल्कुल सही है। सॉरी, ऑल ट्रक आर बसेस, क्या पूरे ट्रक बस के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन केवल दूसरा वाला बिल्कुल सही है, तो आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलो, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द आंसर। समझ में आ गया आपको। सिलोगिज्म पे अगर आप चाहते हैं
कि मैं वीडियो बना के दूं तो आप प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि सिलॉक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनर काफी पूछता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 25वां क्वेश्चन हमारा जो है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बताना है कि इस दिए गए डायग्राम में कितने ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, कितने त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं अगर गिन के बताऊं तो ध्यान से देखिए, आपके सामने अगर मैं गिनना शुरू करता हूं शुरू से, तो ये देखिए 1, ये 2 और एक पूरा बड़ा वाला। ठीक है, ये पूरे कितने हो जाएंगे आपके 3। ठीक है, 3 के अलावा अगर बात करूं तो यहाँ पे देखो एक ये वाला दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, 3 के बाद एक ये दिखाई दे रहा है 4। ठीक है, 4 के बाद अगर मैं बात करूं इसकी तो एक ये दिखाई दे रहा है आपका। ठीक है, यहाँ पर 5। ठीक है, एक ये छोटा सा दिखाई दे रहा है 6। फिर इसके अलावा एक ये दिखाई दे रहा है 7। ठीक है, 7 आपको सीधे सीधे दिखाई दे रहे हैं। 7 के बाद एक बड़ा वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखिए 8। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करूं मैं तो एक इधर में ऑपोजिट दिखाई दे रहा है कितना 9। ठीक है, तो 9 तो वो हैं जो आपको डायरेक्टली दिखाई देंगे। एक बार फिर से बताने की कोशिश करता हूं, अलग अलग पेन का इस्तेमाल करूंगा जिससे क्लियर आपको हो जाए। ठीक है, सबसे पहले छोटे से बात करते हैं। ये देखिए 1 आपको दिखाई दिया 1। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो 3 यहां दिखाई दे रहे थे आपको, मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। 3 आपको यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, इनको काउंट करने पे 3 आने, तो 3 और 1 4 हमको सीधे सीधे दिखाई दी। मैं पेन चेंज करके इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको पूरे समझ में आ जाए। 4 यहाँ पे ट्रायंगल हो गए। 4 के बाद अगर बात करूं मैं तो आपको एक ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां पर ये देखिए 5। ठीक है, 5 के बाद अगर बात करूं मैं, ठीक है, 5 के बाद अगर बात करूं इसमें मैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला। ठीक है, 5 के बाद ये दिखाई दे रहा है 6। 6 के बाद अगर लेके चलें, ठीक है, 6 के बाद अगर बनाऊं मैं तो आपको ये दिखाई दे रहा है ये वाला 7। ठीक है, 7 के बाद अगर बनाऊं मैं, देखो 7 तक तो दिख गया मुझे। 7 के बाद अगर बनाऊं मैं, ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप ये वाला, ये 8 हो गया। ठीक है, 8 के बाद ऑप्शन पे अगर देखें तो 8 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और 8 के बाद अगर बनाऊं मैं तो आप ध्यान से देखें कि ये दिखाई दे रहा है आपको 8 के बाद ये वाला, ये कितना हो गया 9। ठीक है, और 9 के बाद अगर देखें, 9 के बाद अगर मैं बनाऊं, ठीक है, तो एक ये वाला हमारा शायद छूट गया है क्या, 9 हो गया। 9 के बाद अगर देखूं ध्यान से मैं तो एक ये होगा, एक तो ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है आपको। 9 के बाद एक ये दिखाई दे रहा है 10। ठीक है, ये 10 दिखाई दे रहा है, और अगर 10 दिखाई दे रहा है तो ऑब्वियसली बात है एक और कहीं छुपा होगा, क्योंकि ऑप्शन में 10 नहीं है 11 है। ठीक है, तो एक और कहीं छुपा होगा जिसको शायद मैंने काउंट किया या नहीं किया। मेरे ख्याल से ये वाला मैंने काउंट नहीं किया इसमें। अगर मैं बनाऊं देखूं ये वाला, ठीक है, यहां वाला जो था वो काउंट नहीं किया था, तो एक ये भी बन जाएगा। कितने हो गए टोटल 11 इसके अंदर आपके ट्रायंगल बन के आ जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11। एक बार इसको आप फिर से काउंट करिएगा। ठीक है, इसका आंसर वैसे 11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन जो थे आपके सामने मैं लेके आया था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, और भी मैं एग्जाम तक आपके बीच में एक्सपेक्टेड पेपर जरूर लेके आऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो में थोड़ा भी मजा आया हो, क्वेश्चन थोड़े भी ठीक लगे हों, देखो भाई एसएससी जीडी का पेपर बहुत सिंपल होने वाला है। रीजनिंग का लेवल यही रहेगा, क्वेश्चंस हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, तो बिल्कुल तैयारी रखिएगा। मैं आपके सामने और भी पेपर लेके आऊंगा, तब तक मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड टेक केयर।